गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्णमाला एक दृष्टि में। वर्ण विचार जो है, इस पर जो है हर परीक्षाओं में एक एक से दो प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी का पेपर पूछ रहा है, व्याकरण पूछ रहा है, उसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वह स्वर से पूछ ले या व्यंजन से पूछ ले या मात्राओं से पूछ ले। तो आइए देखते हैं और हम इसे पढ़ते हैं। यह एक छोटा टॉपिक है पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी। देखिए, वर्णमाला एक दृष्टि में। अब वर्णमाला एक दृष्टि में कहने का मतलब है वर्ण को एक ही दृष्टि में देखना है। अब पहला, वर्ण कितने प्रकार से होते हैं, तो वर्णों की अगर बात करें तो वर्ण तालिका में देखें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसको स्वर और व्यंजन दो भागों में बांट करके हम देखते हैं। वर्णमाला में स्वरों को जो है, वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और स्वर किसे कहते हैं, जिसमें अब देखिए स्वरों की बात करें, स्वर किसे कहते हैं तो कहेंगे जिनके उच्चारण में स्वर मात्राओं की अधिकता होती है, स्वर मात्राओं को प्रयोग करते हैं, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वर में पर आधारित होते हैं। और स्वर कहेंगे तो स्वर क्या होते हैं कि स्वर जो है एक मुक्त स्वतंत्र स्वर है, स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। जो कि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं और उनके उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में मतलब व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जबकि स्वर के उच्चारण में स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी की सहायता नहीं आती। अब देखिए बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर क्या होता है, हर स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में या बोलने में सबसे कम ध्वनि का इस्तेमाल होता है या कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दोनों स्वर का प्रयोग होता है या दोना स्वर लगता है या ध्वनि उच्चारण ध्वनि का प्रयोग होता है, वह दीर्घ स्वर होता है। अब देख लीजिए, अब हिंदी में, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो स्वरों की संख्या कुल देखें तो मूल रूप से 11 है। ठीक है, वैसे तो 13 माना जाता है, ठीक है, लेकिन 13 में दो दो जो होते हैं, दो जो है एक अनुस्वार एक और अनुनासिक व्यंजन आता है, उसे व्यंजन में हम गणना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो 11 है। ठीक है, और हिंदी में मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, और कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कह देंगे 11 हैं, और मूल स्वर कितने हैं तो कह देंगे 9 हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मूल स्वर, कुल स्वर कितने हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए। ठीक है, और मूल स्वर कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब आगे देखिए कि हर स्वर कौन कौन से हैं। अब देखिए हर स्वर में देखिए अ, इ, उ, री कितने हो गए, 4। ये जो 4 हैं, अ, इ, उ, री, ये चारों हर्ष स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में देखिए अ की अपेक्षा दूनी स्वर लग रहा है, तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये कुल 7 स्वर जो हैं, 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं। अब दोनों स्वरों को जोड़ के देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। मूल स्वर कितना बताया था आपको, 9। ठीक है, तो ये हो गए। अब आगे देख लीजिए, अब व्यंजन देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो व्यंजन को अगर देखें तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांट कर देखते हैं। और 5 भाग में बांटने का वर्ग देखिए क्यों बांटते हैं, उसका रीजन है क्योंकि हम उच्चारण स्थान जब निकालते हैं तो इनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। देखिए, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की देखें तो इसके 5 वर्ग होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क च ट त प, इसलिए लिखा है क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। इसको देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, अब समझने का प्रयास कीजिए कि क वर्ग, क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग। च में होता है च, छ, ज, झ, ञ। ट में होता है ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त में होता है त, थ, द, ध, न। प में होता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो कुल मिला के ये 25 होते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि पांचों वर्ग में 5 होते हैं तो कुल मिला के 25 वर्ड होते हैं। अब देखिए, इसने कहा कि क वर्ग से स्पर्श व्यंजन में है, एक कहीं न कहीं कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ, ऐसे 5 वर्ग जो होते हैं, अभी आगे बताएंगे इसमें, ये कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। अब देखिए, ड, ढ, ये जो पुराने व्याकरण में है, जो ड, ढ, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, तो ये भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसका देखिए अब नया रूप जो है बदल करके इसी रूप में लिखा जाने लगा है। इसको और इसको दोनों को पहले व्यंजन से अलग रखा जाता था, लेकिन अब इनको समाहित करके ड और ढ इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे ही लिखा जाता है अभी भी। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में देखिए य, र, ल, व। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। य, र, ल, व, कुल कितने हो गए? 4 व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 27, 2 जो ड, ढ है इसे भी जोड़ लेते हैं इसमें, तो 25 इसके वर्ग व्यंजन हो गए जो बताया था अभी, और 2 ये 27 हो गया। 4 यहाँ हो गया अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन स, श, स, ह, ये 4 उष्म व्यंजन हो गए। अब आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये भी आगत व्यंजन में ज और फ है, और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं इसमें, क्योंकि एक से अधिक व्यंजन मिल करके बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे भी बताते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, कुल व्यंजनों की संख्या अगर बात करें तो जो है वो कुल व्यंजनों की संख्या कितने हैं? 41 आते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या देखें तो 41 होते हैं। ठीक है, अब 33 यहाँ पे हो गए, 25 ये व्यंजन हो गए, 25 + 4 ए हो गए, +4 ए हो गए, तो 33 व्यंजन ये। ठीक है, और +4 2 6 इधर, तो 33 6 41। टोटल यहाँ से यहाँ तक व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गए, और कुल स्वर हमारे पास कितने थे? 11। तो कुल कितने हो गए? 52, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कुल कितने मात्राएं होती हैं, वर्ण होते हैं। तो वर्णों की बात करते हैं तो कितने वर्ण हो गए हमारे पास? कुल 52 वर्ण हो गए। तो 52 वर्णों की संख्या ऐसे है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है ये भी देखिए। तो पहला प्रश्न पूछता है कि ह्रस्व किसको कहते हैं, दूसरा पूछते हैं दीर्घ किसको कहते हैं, तो ह्रस्व दीर्घ के अंतर समझ में आएगा। फिर आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजन में से कौन से हैं, तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन में या तो पूछ लेगा क वर्ण हो गया, पूछ लेगा क वर्ण के वर्ण व्यंजन देकर पूछ लेगा, या च वर्ग के व्यंजन देकर पूछ लेगा। तो क, च, ट, त, प वर्ग जो है पाँचों वर्गों के पाँचों वर्णों जो है 25 वर्ण हैं, इसको आपको याद रखना है। दूसरे अंतस्थ व्यंजन पूछ लेगा कि अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा है, तो य, र, ल, व कुछ दिया लिखा रहेगा, उसमें से कोई और गायब कर देगा, या कोई दूसरा व्यंजन जोड़ के पूछ देगा कि इसमें से है या नहीं है, तो ध्यान रखना है। उष्म व्यंजन, तो आपको उष्म व्यंजन भी ध्यान रखने पड़ेंगे, हमारे पास 4 हैं। आगत व्यंजन 2 हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अब इसमें संयुक्त व्यंजन जो है आपके पास 2 तरीके से पूछता है। एक तो ये पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप कहे छ, त्र, ज्ञ कह दोगे। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा ये बनता कैसे है, किन किन वर्णों के योग से बना है, तो आपको ये भी बताते हैं। अभी आगे देखिए अगली स्लाइड में, आपको इसको ध्यान रखिए कैसे बताते हैं। अभी देखिए, अब लिखा है वर्णमाला पुनर्वलोकन में। अब देखिए किसको क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं, वो क्या है? स्वर है। जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय या कम ध्वनि लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं।
दो ऑप्शन हो गया। तीसरा कह रहा है जिन वर्णों को उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, मैं बताया था आपको, तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। 4 कौन कौन से, तो अ ई उ री, ये 4 हो गए। अब मूल स्वर कितने हैं, तो देखिए मूल स्वर अ ई उ री, अ ई उ री मूल स्वर कितने हैं, यही मूल स्वर है। अभी मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर की संख्या हम कितने बताए थे, 7 बताए थे, हमने देखा था। अ ई उ ए ओ 7 हो गए, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने हैं, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, संधि मतलब स्वर है, जब दो स्वरों को मिला करके बना जाता है, दो स्वरों के मेल से जब बनता हो तो उसे संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर कितने हो गए, 2। संधि स्वर हमारे पास 3 आते हैं। आ, पहला आ ई उ, देख कैसे, अ प्लस अ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, अ प्लस अ मिलाते हैं तो आपको पता होगा, अ प्लस अ मिलाते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। तो इसलिए पूछा आ। और बड़ी ई देखिए, तो छोटी ई, छोटी छोटी ए से लिखते हैं यहाँ पे, अ प्लस, देखिए अ प्लस अ मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया, तो 2 स्वरों का हो गया। और ई में देखेंगे तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके क्या बनता है, बड़ी ई, तो ये हो गया। और ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। क्योंकि जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो इनको हम इनकी बात करते हैं। हमारी पिछली वीडियो एक दीर्घ संधि में बनी हुई है, आप उसे अवश्य देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो जो है ये जो है दीर्घ संधि स्वर है, तो इनको 3 ही दीर्घ संधि स्वर हैं, आ ई उ, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर मतलब जो 2 स्वरों के योग से बन रहे हैं। अब संयुक्त स्वर में देखेंगे कि ये कैसे, ए ओ इनके मिलने से कोई अन्य स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। इनके मिलने से कोई अन्य स्वर का, देखिए ए लिखते हैं तो ए, और देखेंगे तो ए आई से लिखते हैं, ए आई मतलब इसमें अ है और ई है। जब अ ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा। और ऐसे ही ए में देखें, इसमें भी जो बनता है अ है प्लस बड़ी ई है, तो क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। ओ में देखिए, ओ ए हो गया और ए हो गया और अय हो गया, अय हो गया, तो मिलके क्या हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया। और अ में क्या होता है, ए हो गया, अ में देखिए ए हो गया और यू हो गया, तो क्या हो गया, अ हो गया, अ हो गया, ठीक। तो अ बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला से इसे देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। इनकी मात्राओं का अगर स्वर देखें तो आप आसानी समझ जाते हैं। अब देखिए आगत, आगत स्वर क्या होता है, अब आगत स्वर बता रहे हैं आपको। आगत स्वर का मतलब होता है किसी स्वर, जैसे कोई स्वर लिखा है, हमने लिखा आंसू, तो चंद्र बिंदु लगाते हैं ना ऐसे। आगत स्वर ये बताता है कि किसी स्वर के किसी वर्ण के पहले आकर के उस वर्ण का निर्माण करता है। जैसे देखो आंसू, हम लिखा प्रयत्न, तो य से प्रयत्न, तो प्रयत्न देखिए यहाँ पे प के बाद य था, आप इसको देखें ऐसे, प्रयत्न ना, तो पहले प है फिर र किसके, य के पहले आ गया र, यत्न, तो य क्या हो गया, आगत में आ गया। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे स्वर हैं जिसको हम आगत स्वर कहते हैं। तो उसमें जैसे आ, जिन स्वरों का उच्चारण हम आगे करते हैं उसे आगत स्वर में कहते हैं आ। अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर जिनका उच्चारण अग्र भाग से करते हैं, ई ए अग्र स्वर में भी आते हैं। मध्य स्वर है, सिर्फ एक ही स्वर हमारे पास मध्य स्वर जिसको बोलते हैं अ। पश्च स्वर
देख लीजिए, जिनके हमारे पास जीव उच्चारण में 3 भाग बताए गए हैं जीवा के आधार पे उच्चारण में, उसको बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये 3 प्रकार होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जिन उच्चारणों का जो उच्चारण स्थान है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जीभ के अगले भाग से होता है उसे अग्रभाग बोलते हैं। जिसको जीभ के मध्य से उच्चारण करते हैं उसको मध्य भाग बोलते हैं। जिसको जीभ के पश्च भाग से उच्चारण करते हैं वो पश्च भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए पश्च ध्वनि में लिखा है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये क्या है, पूरा पश्च स्वर है। अब संयुक्त स्वर, अब देखिए संयुक्त स्वर देख लीजिए, संयुक्त स्वर कौन कौन से थे। संयुक्त स्वर यहाँ पे भी समृत्य है, संयुक्त है समृत्य, समृत्त स्वर ई उ, ई उ ऊ समृत्त स्वर है, ठीक है। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं, 4 समृत्त स्वर है। अर्धवृत्त स्वर देखिए, ये जो अर्धवृत्त समृत्त लिखा हुआ है यह उच्चारण स्थान मुख्य विवर के आधार पर बताया गया है। तो अर्ध समृत्त जिसका मुख्य उच्चारण में अर्धमुख समृद्धि बने, मतलब समृत्त मतलब वृत्त, वृत्त का मतलब गोला, जिसके मुख के उच्चारण में हमारे मुख की आकृति अर्धवृत्तिकार में हो जाए उसे अर्ध समृद्धिकार बोलते हैं। जैसे ए ओ, ठीक है, तो ए अर्ध समृद्धिकार में है। वृत्त संग्रह, वृत्ति में देखिए वृत्त है, और वृत्त मतलब जो उसका पूरा गोला बन जाए, जैसे बोलते हैं ओ ऐ, तो इसमें पूरा वृत्ति बन रही है, ठीक है। अर्ध समृद्धि में देख लीजिए अ, ऐ, अ, ओ, आओ। अब देखिए एक प्रश्न आपके सामने आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमने अभी पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 41, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। हमारे पास मूल व्यंजन 33 है, और इसमें से 6 किसको कम किया है आप बता सकते हैं। तो किसको कहेंगे, एक तो कहेगा आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, 4 आगत व्यंजन नहीं 2 आगत व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, इनको जो है 6 व्यंजनों को निकाल जाता है। आगत व्यंजन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं ज और फ, ठीक है, ज और फ आगत व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन में य, र, ल, व ये संयुक्त व्यंजन है। तो 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 6 व्यंजन निकाल दिए। तो यहाँ कितना हो गया 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 33, कुल व्यंजनों की संख्या कितना हो गया 41, ठीक है। तो ये समझिए। आगे देखिए उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, 2 ही थे हमारे पास, जिसको अब उत्क्षिप्त व्यंजन को हटा दिया गया है। इसकी वर्तमान में गणना नगड़ के रूप में है, और यह कह सकते हैं कि जो हम ट वर्ण की जो वर्ण के व्यंजन है, ट वर्ण में जितने आते हैं ट वर्ण में ही इनको रख देते हैं, और ट, ठ, ड, ढ को भी उसी में शामिल कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजन अभी आपने देखा था, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है। कौन कौन से हैं तो बताएं। अंतस्थ व्यंजन नाम याद है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊपर स्लाइड में ये है अंतस्थ व्यंजन जिसकी हम बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, व, य, र, ल, व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। आगे देखिए अब आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उस व्यंजन में स, इसको ऐसे स, श, स, ह जो है ये उस व्यंजन है, ठीक, ये 4। और आगे आगत व्यंजन देख लीजिए, आगत व्यंजन कौन सा था, ज और फ, अभी बता दिया आपको। संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन में कितने आएंगे संयुक्त व्यंजन, छ, त्र,
ज्ञ और एक कौन सा है, छत्र ज्ञ, और एक व्यंजन इसमें और आता है, अभी अभी आपको दिख जाएगा संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे लिखा है छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक है, स्र ऐसे, तो स्र। अब इनके उच्चारण देख लीजिए कैसे इसमें मिले हुए हैं, तो क और स, त और र, ज और र, और श और र, ठीक है, स्र। अब देखिए क वर्ग की ध्वनियाँ, क वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं, तो अभी बताया था क ख ग घ अंग वाले 5 वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आएगा, ठीक है, तो ये ध्वनियाँ वर्ग की ध्वनियाँ है। अब देखिए वर्ण विचार, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, वर्ण विचार को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए वर्ण विचार में और छोटे करते हैं, अब देखिए इसको ऐसे, देखिए कि स्वर कितने हो गए, तो स्वर आपकी संख्या कितनी, 11 बताया गया है, जबकि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर कितने बताए गए थे, 9, कुल स्वर 11, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार स्वर और अनुनासिक स्वर कितने हो गए, 2, विसर्ग कितना हो गया, 1। तो हमारे पास कुल कितने स्वर हो गए, मूल स्वर कुल कितने स्वर हैं, तो 9 हैं, कुल संख्या स्वर कितने हैं, 11 हैं, मूल स्वर कितने हैं, 9 हैं। अब ये अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग ये जो है स्वर नहीं, ये प्रकार हैं, स्वरों के प्रकारों में है, ठीक है, अनुनासिक स्वर अनुस्वार और विसर्ग ये प्रकार है, ठीक। अब देखिए आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनि 2 प्रकार से होती है, एक होती है चंद्र, अर्धचंद्र और नुक्ता, जब हम कहीं लगाते हैं इसे नुक्ता करके, इसको आगत ध्वनि बोलते हैं, किसी शब्द के पहले आ जाती है, और चंद्रबिंदु किसी शब्द के पहले आता है। अब व्यंजन का वर्गीकरण देख लीजिए, इसको जो बोलते हैं इसको अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, या पंचमाक्षर व्यंजन बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर भी बोलते हैं या अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, या पंचवर्णम भी बोलते हैं, देखिए लिखा पंचवर्णम ना, पंचवर्णम भी बोलते हैं, या पंचमाक्षर भी बोलते हैं, या अनुस्वार व्यंजन भी बोलते हैं, तो यह जो होता है अनुस्वार व्यंजन है। अब देखिए क वर्ग में कितने वर्ण हो गए, तो 5 वर्ण हो गए, ट वर्ग में कितने, 5 हो गए, ट वर्ग में कितने, 5 हो गए, त वर्ग में कितने हो गए, 5 हो गए, प वर्ग में कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखिए अंतस्थ में य र ल व जो ऊपर बताया था उसमें स श श ह 33 कुल हो गए। अब कुल वर्णों की संख्या इसने 33 जोड़ कर बता दिया, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन आपने देख लिया ऊपर वाली स्लाइड में, तो ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके डिटेल्स भी दे रखा है, कुछ नई चीज़ें हैं इसमें, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, जो आपको ड और ढ जिसको बता रहा था मैं वहाँ पे, ये है। अब पार्श्विक व्यंजन, ल को पार्श्विक व्यंजन ही बोलते हैं, लिष्ट व्यंजन र को बोलते हैं, और अर्धस्वर व्यंजन य व र को बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, अब यहाँ समझिए कि आप देखिए ध्यान से, स्वर के उच्चारण स्थान मुख के आधार पर, मुख विवर के आधार पर उच्चारण स्थान जो होता है उसका उच्चारण स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण ये कर सकते हैं, उच्चारण के स्थान पे उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए अ का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है, और आ का उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है, तो अ का जो उच्चारण स्वर है वह कौन कौन से मुख्य रूप से है, 2 है, अ और आ। अक्षर की सबसे छोटी इकाई, तो आप अक्षर की सबसे छोटी इकाई किसको मानेंगे, वर्ण को, ठीक है, और पूछेगा पदबंध की सबसे छोटी इकाई, तो पद है, और पूछेंगे कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई, तो कहेंगे उपवाक्य, और उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई तो कहेंगे पदबंध। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पूछेगा अक्षर की बड़ी इकाई, तो अक्षर की बड़ी इकाई क्या हो सकती है, या ध्वनि की बड़ी इकाई क्या होगा, अक्षर,
और अक्षर का बड़ी इकाई पदबंध, पदबंध का बड़ा इकाई जो बड़ी इकाई होगा वो क्या होगा, उपवाक्य, उपवाक्य की बड़ी इकाई वाक्य। तो इसका क्रम ऐसे है, पहले क्या हुआ इसको देखें, अगर बनाए तो इसको लिखेंगे पहले ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या बना अक्षर, अक्षर, अक्षर के बाद क्या बना पद, पद के बाद बन रहा पदबंध, पदबंध के बाद क्या बना उपवाक्य, उपवाक्य के बाद क्या बना वाक्य। ठीक है, तो वाक्य, तो ऐसे हो गया इसका क्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप आराम से देखिए, समझिए और अपने परीक्षा की अच्छी से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।